मेरे सामने आज हमारे कार्यकर्ता व्यापारी भाई बहन उपस्थित हैं। मंच पे हमारे दोनों जिला अध्यक्ष अजय खटाना जी और अरविंद गर्ग जी, दोनों बहुत ही जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और लगातार जिला कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहे। एक बार आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सतीश गर्ग जी हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष, तीनों महामंत्री भारद्वाज जी, प्रवीण जैन जी, गीता गुलाटी जी, मेरे सामने हमारे बहुत सारे पूर्व जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं। हमारे निगम पार्षद मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत सारे व्यापारी नेता मुझे दिख रहे हैं। अगर सबका नाम लूंगा तो कोई नाम छूटेगा। अरविंद जी ने मुझे लिस्ट भी बना के दी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस लिस्ट को ना ही पढ़ूं, क्योंकि सबको ही मैं जानता हूँ, सभी बहुत वरिष्ठ हैं। हमारे आदरणीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी आज पार्लियामेंट में व्हिप जारी होने की वजह से आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करें एक बार ताली बजा के। मैंने कल प्रवीण जी को कहा था कि कार्यक्रम को आगे पीछे कर लेते हैं कि आपको पार्लियामेंट में रहना है, लेकिन उन्होंने कल कहा कि कार्यक्रम आप करिए, क्योंकि 13-14 तारीख तक हम लोग ऐसे ही पार्लियामेंट में बिजी रहेंगे। बहुत सारे नए नए बिल पार्लियामेंट में आने वाले हैं। आपने 1 फरवरी को बजट सुना, पीछे जो लोग खड़े हैं कम से कम बात ना करें, अगर सुने ना तो। पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, हो सकता है उन्होंने बजट पढ़ लिया हो, लेकिन बाकी लोगों को शायद डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो 1 फरवरी को हम सबने बजट सुना। एक बार प्रधानमंत्री जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इतना शानदार बजट हमारी वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। हमारे विपक्ष वाले ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बजट में तो कुछ है ही नहीं, मार्केट इतना गिर गया, इसका मतलब शेयर बाजार को बजट रास नहीं आया, बजट में तो कोई टैक्स के ऊपर कोई छूट ही नहीं मिली। तरह तरह की बातें हमारे विपक्ष के नेता बना रहे थे, लेकिन हम सबको बजट अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम सबको देखने में आता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है, ये बजट उस विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए बहुत शानदार बजट है। देखिए, टैक्स की मैं बात करूं ना, तो आपने अभी अभी देखा कि कितना बड़ा रिफॉर्म जीएसटी का अभी 2-3 महीने पहले हुआ। 12,75,000 रुपए तक की इनकम पे इंडिया में कोई टैक्स नहीं है आज के लिए। अगर मैं पूरा वर्ल्ड वाइड बात करूं तो मैं अभी आते आते सर्च कर रहा था कि बाकी कंट्रीज में पर्सनल टैक्स क्या है। चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, सभी कंट्रीज में पर्सनल टैक्स 45% से ज्यादा है, 45% से ज्यादा। और भारत विकसित कब होगा? जब इस तरीके का बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। ये बजट कोई T20 मैच नहीं है कि 20 ओवर का गेम हुआ और मैच खत्म हो गया। ये पूरा एक टेस्ट मैच है, और भारत कैसे आगे बढ़े, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़े, उसके लिए बजट है। अगर मैं कहूं तो ये देश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का बजट है। कैसे? हम बात विकसित भारत की करते हैं, तो भारत विकसित भारत तब होगा जब भारत में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आप सबने देखा कि पिछले बजट में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुए थे।
वो आपको जमीन पे दिख रहे हैं? दिल्ली से जयपुर कितने घंटे में पहुंचते हम? 3.5 घंटे में। पहले कितने घंटे में पहुंचते थे? 6-7 घंटे में। दिल्ली से देहरादून अब आप 3 घंटे में पहुंचेंगे, बल्कि 2.5 घंटे में। रोड बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, हाईवे जिसका उद्घाटन होने वाला है। कितने सारे नए एम्स पिछले साल में देश में खुले हैं, कितने सारे नए हाईवे देश में बने हैं। अगर देश को विकसित बनाना है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना पड़ेगा। और 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने जा रही है। आप सोचिए, जब 12 लाख करोड़ रुपए जब खर्च होंगे तो कितने नए अस्पताल, कितने नए हाईवेज, कितने नए वाटरवेज, कितनी सारी चीजें बनेंगी। तो ऑटोमेटिकली फायदा किसको होगा? व्यापार। आपने बजट में देखा कि 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बन रहे हैं। मतलब आप दिल्ली से और वाराणसी कितने घंटे में पहुंचेंगे? आप 3.5 घंटे में। जब दिल्ली से 3.5 घंटे में, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जब दिल्ली से वाराणसी आप 3.5 घंटे में पहुंचेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा। ऐसे 7 नए रेलवे स्पीड कॉरिडोर बन रहे हैं देश में। और वाटरवेज, ये व्यापारियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 20 नए वाटरवेज बन रहे हैं। आप सोचिए, जब जहाज से माल जाएगा एक राज्य से दूसरे राज्य में, हमारे पोर्ट पे कितना जल्दी माल पहुंचेगा। तो भारत को विकसित भारत बनाना है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। अगला, हेल्थ। भारत के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, इतनी बड़ी स्कीम पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की लागू की। मैं कम से कम पिछले 6 महीने में दिल्ली में कम से कम 50 लोगों से मिल चुका जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना में लाभ लेके अपना इलाज कराया है। इतनी बड़ी स्कीम देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना की लागू की और इस बार पहली बार हेल्थ के ऊपर 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च होने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मतलब क्या है? बजट में है कि हर जिले अस्पताल में आपका ट्रॉमा सेंटर होगा। जिले का कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं होगा जिसमें इमरजेंसी की सुविधाएं नहीं होंगी। अभी न जाने कितने ही ऐसे अस्पताल हैं जहां पे इमरजेंसी की फैसिलिटी नहीं है। कितना बड़ा काम होगा ये। देश के जो अस्पताल हैं उनको डेवलपमेंट करने के ऊपर बहुत सारा पैसा इस बजट में लगने वाला है। 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनने हैं। आपने दिल्ली में आयुर्वेदिक एम्स में आप गए होंगे, जो इधर फरीदाबाद से पहले जो हमारे बॉर्डर पे ओखला के पास में। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग गए हैं, लेकिन आयुर्वेदिक का इतना बड़ा वो अस्पताल दिल्ली में बना है। ऐसे 3 नए हॉस्पिटल पूरे देश में आयुर्वेदिक संस्थान बनेंगे। कितना पैसा हमारे हेल्थ पे खर्च होने वाला है। देश को विकसित बनाना है तो एजुकेशन इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम 100% साक्षर होंगे, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो देश को रोजगार मिलेगा लोगों को। बजट में एजुकेशन पे भी बहुत बड़ा प्रोविजन है। 5 नए यूनिवर्सिटी हब, यूनिवर्सिटी शहर बोल सकता हूं मैं। आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं विदेशों में। आपने देखा होगा कि यूएस में कितने ऐसे शहर हैं जहां पूरे के पूरे शहर यूनिवर्सिटी से भरे पड़े हैं। हमारा कितना पैसा बाहर जाता है जब हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं।
देश में 5 यूनिवर्सिटीज के पूरे शहर बनेंगे। आप सोचिए कि देश के किसी भी बच्चे को बाहर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए भी जोरदार ताली बजाइए आप एक बार। महिला शिक्षा, 800 से ज्यादा जिलों में गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनेंगे। महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमें पता है, हम गांव में रहे हैं। गांव में जब हमारी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है तो सोचना पड़ता था कि कहां रहेंगी वो। कोई हॉस्टल नहीं होते हैं, हम सब लोग शहरों में रहते हैं। देश के हर जिलों में 800 से ज्यादा गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। आप सोचिए, बहुत ही शानदार काम हुआ है। और अगला, रक्षा क्षेत्र। आप सबने अभी देखा कि जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर, अगर हमने पिछले 2-3 बजट के अंदर रक्षा क्षेत्र में प्रोविजन ना बढ़ाया होता तो आप सोचो क्या हाल होता। इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल पाकिस्तान ने भेजी, लेकिन सारे के सारे उनके ड्रोन हमने वहीं खत्म कर दिए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट उसमें बढ़ाया गया है। अब रक्षा क्षेत्र पे 7.84 लाख करोड़ का बजट इस सरकार ने रखा है। जोरदार ताली बजाइए प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था हम सबको पता है कि हम निश्चिंत थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे सुदर्शन चक्र ने जो कमाल किया वो आप सबने देखा। और भारत रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस में अब इतना मजबूत होने वाला है कि कहीं से कुछ भी हमें बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम अमेरिका की इकोनॉमी को देखें तो सबसे ज्यादा उनकी कमाई डिफेंस से है, सबसे ज्यादा। कितना हम इंपोर्ट करते थे 2014 में, आज हमारा लगभग 90% रक्षा क्षेत्र का इंपोर्ट खत्म हो गया है। तो बहुत ही शानदार ये प्रधानमंत्री जी का कदम है कि हमारे सैनिक जो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं उनको आधुनिक हथियार मिले, उनके परिवार का अच्छे से ध्यान रखें, हमारी सेनाओं को अच्छे अच्छे हथियार मिले। बहुत शानदार काम उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद रोजगार, देश की 65% आबादी युवाओं की, और मैं कहूं तो इस बजट में रोजगार पे इतना ज्यादा फोकस किया है कि आने वाले दिनों में हमारे युवा इस देश को इतना आगे बढ़ाएंगे। ऑरेंज इकोनॉमी, जिसमें हम बात करते हैं हमारे जो कंटेंट राइटर हैं, हमारे जो गेम्स के क्षेत्र में हैं, हमारे जो एनिमेशन करते हैं, जो हमारे कॉमिक्स में करते हैं, जो विजुअल इफेक्ट्स में करते हैं, 20 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। 20 लाख से ज्यादा। और पूरे देश में 15,000 स्कूलों में कंटेंट लैब खुलेगी, जो अभी तक हमने सोचा भी नहीं। आप कंपेयर करिए कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस 50 साल तक देश में केवल रेवड़ियां बांटने का काम करती रही, केवल रेवड़ियां बांटने करने का काम। कभी कांग्रेस ने ये नहीं सोचा कि कैसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़े, कैसे देश एजुकेशन में आगे जाए, कैसे देश डिफेंस में आगे जाए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही दूरगामी सोच रखते हुए देश के युवाओं के लिए इतना शानदार काम किया है। एक और काम इस बजट में हुआ है, सेमीकंडक्टर 2। आपने सुना होगा कि अब ज्यादातर अभी तक जो चिप है वो हम बाहर से आयात करते हैं। सेमीकंडक्टर हमारे यहां बनते ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर हम सब चाइना से आयात करते थे। अब आने वाले दिनों में भारत में सेमीकंडक्टर भी बनेंगे और हमें चिप का आयात नहीं करना पड़ेगा। रोजगार के अवसर इस सेमीकंडक्टर 2 में आने वाले हैं। सबसे बड़ा जो एजेंडा इस
बजट का है कि लोगों को रोजगार मिले, हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े, हमारे देश में इंडस्ट्री लगे। आज चाइना 20 ट्रिलियन इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्री है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इतनी बड़ी उनकी है कि पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। तो कैसे हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग हब बने, उसके लिए बहुत ही शानदार काम इस बजट में किया है। एमएसएमई सेक्टर, जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, विपिन आहूजा जी यहां बैठे हैं, कैट के अध्यक्ष थे ना, भी देख रहा था मैं। 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट उन छोटे व्यापारियों को इसमें बजट में रखा है। और एक जो बहुत अच्छा काम किया है कि हमारी सरकार हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको रिलीफ देनी है कि अब 10 लाख रुपए तक के अगर किसी ने टैक्स इवेजन किया है तो कोई जेल नहीं होगी। एक बार जोरदार तारीफ बनाइए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब किसी भी नागरिक ने अगर 10 लाख रुपए तक की टैक्स चोरी की है, गलती से वो अपनी इनकम दिखाना छूट गया हो, तो कोई जेल का प्रावधान नहीं। इसी तरीके से अब क्यों मार्केट गिरा? उस दिन सब लोग कह रहे मार्केट गिर गया, एसटीटी बढ़ गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ गया, इसलिए मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन उसके पीछे भी प्रधानमंत्री जी की और आदरणीय वित्त मंत्री जी की ये सोच थी कि कैसे शेयर मार्केट में जो सट्टा है वो खत्म हो। हमारे छोटे इन्वेस्टर हैं, आपने देखा कि चांदी 4 लाख थी, एकदम से 2.25 लाख पे आई। तो अब ये सब नहीं हो पाएगा। सट्टा बंद हो शेयर मार्केट में, इसलिए सरकार ने एसटीटी बढ़ाया। लोगों को समझ में आया, अगले दिन 1000 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स बढ़ गया। तो ये विपक्ष माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से आपने डाटा सेंटर का नाम सुना होगा। इंडिया में डाटा सेंटर बन रहे हैं। इंडिया की 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे डाटा सेंटर लगा रही है। जो बाहर की कंपनियां हमारे डाटा सेंटर्स को यूज करेंगी, उनको 2047 तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब इंडिया में बाहर की कंपनी आएंगी और देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत ही शानदार ये भी काम हुआ है। और एक और अच्छा इंपॉर्टेंट काम कि 20 वाटरवेज बनेंगे, जो मैंने पहले भी बताया कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम हो। उसके लिए जो ये 20 वाटरवेज बन रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छा इस बजट में आया है। और एक आपने और सुना होगा आजकल मेडिकल टूरिज्म। किस किसने सुना? एक बार हाथ खड़ा करें। मेडिकल टूरिज्म, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आसपास के जितने भी जो कंट्रीज है, सबसे ज्यादा सस्ती मेडिकल की फैसिलिटी इंडिया में, सबसे ज्यादा। आपने देखा होगा अस्पतालों में, जब आप अपोलो में जाएंगे, मैक्स में जाएंगे, बाहर के कितने पेशेंट बैठे रहते हैं वहां। तो मेडिकल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 बड़े मेडिकल हब सरकार बनाएगी। इसी तरीके से विदेश यात्रा जब हम करते थे तो पहले 20% टीसीएस लगता था, 20%। अब वो 20% के टीसीएस को सीधा 2% कर दिया। उससे क्या फायदा होगा कि जब तक हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हब नहीं बनेंगे, हमारे बच्चे तो रोज जा रहे हैं बाहर पढ़ने। अभी यूनिवर्सिटी हब बनने में भी 2-3 साल का समय लगेगा। जब तक वो बच्चों को टीसीएस ज्यादा ना कटे, 2% टीसीएस कर दिया। इसी तरीके से आप सबको पता है कि स्टार्टअप में इंडिया ने कितना बड़ा इन 10 सालों में हम आगे बढ़े हैं। 2014 में हमारे देश में केवल 500 स्टार्टअप थे और आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में है। 2 लाख से ज्यादा हमारे देश के युवा लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो सरकार कैसे हमारे स्टार्टअप बढ़े, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं इस बजट में लेके आई है।
1,00,000 से ज्यादा युवाओं को एक नया जो बिजनेस है जो भविष्य में शुरू होगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करने के लिए आजकल लोगों को घर में व्यक्ति की जरूरत होती है कि कैसे बीपी चेक करना है, कैसे वेंटिलेटर लगाना है, कैसे दवाई देनी है। 1,50,000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेन किया जाएगा जिसमें बुजुर्गों की जो केयरिंग है उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से हमारे जो टूरिस्ट पैलेस है वहां पे 10,000 से ज्यादा युवाओं को गाइड के रूप में तैयार करने का नया काम इस बजट में प्रावधान किया गया है। मैं कह रहा हूं कि मैं अगर 2 घंटे तक भी बोलता रहूं ना तो भी प्रोविजन खत्म नहीं हो सकते। ऐसे तरीके से किसानों की बात करता हूं मैं। हमारे देश की लगभग 2/3 आबादी गांव में, 60% लोग गांव में रहते हैं, जिसमें से कम 40% लोग ऐसे हैं जो कि खेती पे निर्भर है। तो अब हमारे किसानों को AI बेस्ड टेक्निक मिलेगी कि कैसे कौन सी फसल का उत्पादन करने से उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर हम शुगर केन की खेती करते हैं तो सबसे ज्यादा पानी का यूटिलाइजेशन शुगर केन में होता है। बाहर के कंट्रीज कई ऐसे हैं जो कि शुगर केन की खेती करते ही नहीं है, वो बाहर से खरीद लेते हैं। तो हमारे किसान कैसे उन फसलों का उत्पादन करें जिससे उनको ज्यादा प्राइस मिले। खेती पे बहुत बड़ा बजट, ग्रामीण विकास और खेती पे 4.5 लाख करोड़ का बजट इस बजट में है। आप सोचिए कि आज गांव के लोग शहर में आना चाहते हैं क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है। कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में सोचा ही नहीं कि कैसे देश के गांव विकसित हों, और जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और ऐसे ही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता हूं मैं। वाजपेयी जी के समय में देश के हर गांव में सड़क पहुंच गई थी। इस बजट में 4.5 लाख करोड़ का जो प्रोविजन है वो गांव के लिए है। मतलब कि हमारे गांव इतने विकसित हो कि गांव के लोगों को शहर आना ही ना पड़े। हमारे देश की महिलाएं, आपने लखपति दीदी का नाम सुना होगा। 3 करोड़ देश की महिलाएं ऐसी हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाती हैं, गांव की महिलाएं। अब वो 5 करोड़ लखपति दीदी बनाने का प्रावधान इस बजट में है। इसी तरीके से गांव के लोगों के जो पुराने काम धंधे थे वो इसलिए बंद हो गए थे कि उनको मार्केट नहीं मिलता था। पहले आपने देखा होगा कि गांव में बढ़ई होता था, गांव में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे धंधे होते थे, वो धीरे धीरे खत्म होते गए और लोगों का पलायन शहर की तरफ होता गया। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गांव में ही शी मार्ट बनेंगे जो कि सीधा एक्सपोर्टर से जुड़ेंगे। गांव के लोग अपने सामान को शी मार्ट में ही बेच सकते हैं और वो सारा एक्सपोर्ट हो। तो ये एक ऐसा बजट है जिसमें 100% प्रधानमंत्री जी ने जो नींव रखी है विकसित भारत की, उस नींव पे इमारत बनाने का टाइम अब आ गया है। और हमारे देश के जो व्यापारी हैं वो इस इमारत को तैयार करेंगे। पूरे वर्ल्ड की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम पहले ही बन चुके हैं, आप सबको पता है। और कैसे हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ये ध्यान इस बजट में पूरी तरीके से रखा गया है। तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और एक बात और बताना चाहता हूं आप सबको, देखिए हमारे कार्यकर्ता भी है, हमको भी बजट समझना है। मेरे को 5 लोग ऐसे बोल चुके कि बजट में कुछ है ही नहीं। मैंने उनको समझाया कि बजट को पढ़ो, इसलिए आप सबको बोल रहा हूं कि यहाँ पे मुझे कार्यकर्ता दिख रहे हैं। बजट को हमें समझाना पड़ेगा लोगों को कि बजट को पुराने ढर्रे से मत
कि बजट में टैक्स रेट कम हुई है नहीं हुई है। लोगों का मतलब है कि बजट में अगर टैक्स रेट कम हुई है तो बजट अच्छा है, अदरवाइज बजट खराब है। आप सोचिए, जब मैं कह रहा हूं कि 45% से ज्यादा टैक्स बाकी कंट्रीज में है, हमारे यहाँ पे केवल 30% है। और कितने टैक्स पेयर इंडिया में? 6-7 करोड़। 6-7 करोड़ में लगभग 50% टैक्स पेयर ऐसे हैं जो 12,75,000 से कम में आ जाते हैं। और बाकी कौन है? सब बड़े लोग। तो जब तक टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगा, जब तक देश का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, तब तक कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी ने पूरा इस बात का ध्यान रखा है कि इस बजट के माध्यम से देश में रोजगार बढ़े। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी पर कैपिटा इनकम में हम 10 में से नीचे पायदान पे हैं। तो पर कैपिटा इनकम तब बढ़ेगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा। और 100% 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। 53 लाख करोड़ इस बजट में प्रावधान है, जिसमें 30 लाख करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है। 30 लाख करोड़ जब नीचे आएंगे, स्टील भी बिकेगा, सीमेंट भी बिकेगा, सारा व्यापार भी बढ़ेगा और देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो बहुत ही शानदार बजट है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं। सच में एक बार खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करिए। आप खड़े होकर जोरदार ताली बजाइए। और जो लोग कहते हैं कि ये बजट में कुछ है ही नहीं, उस बजट में इतना कुछ है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जवाब देना है कि यह बजट विकसित भारत का बजट है और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। तो मुझे इतनी बात आप सबके सामने रखने की, बैठिए आप। और आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि इस बजट को हम विकसित भारत की जो नींव है उसके नजरिए से देखें, इस बजट को हम आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से देखें। अगर इस नजरिए से देखेंगे और अगर 2047 तक जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि भारत विकसित भारत बने, क्योंकि गरीबी से निकल के आया हुआ व्यक्ति ही गरीबी को समझ सकता है। पूरा फोकस प्रधानमंत्री जी का यह है कि 2047 में इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इस देश में कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए कमी महसूस ना करे, इस देश में कोई भी व्यक्ति एजुकेशन के लिए कमी महसूस ना करे। तो हम सब उनका धन्यवाद करते हैं और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बोलिए भारत माता की वंदे श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। और एक बार रेखा गुप्ता जी के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए आप, क्योंकि हमारा दिल्ली का बजट भी आने वाला है और हमारी सरकार को 1 साल भी होने वाला है और इतना शानदार काम हमारी सरकार कर रही है। और दिल्ली की बजट में आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, उनका भी अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।